हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व का भूगोल का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को उसे देखना है तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक प्रदेश। ये भौतिक प्रदेश का ये दूसरा पार्ट है। कल हमने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, तो पहले आप इसके पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इसका दूसरे पार्ट को देखें। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान के बारे में। इसका निर्माण प्लेस्टोसीन हिमयुग के उपरांत हुआ था। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जलोढ़ निक्षेपण द्वारा निर्मित है। पश्चिम से पूरब की लंबाई 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेपण की गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। इसमें हमारा उत्तर के मैदान के 3 भाग है: भाबर, तराई, जलोढ़ यानी खादर और बांगर। अब हम पढ़ते हैं भाबर के बारे में। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। शिवालिंग के गिरिपथ के समानांतर है। यहाँ बड़े बड़े सेल और गोलासे जमा होता है, जिसमें कभी कभी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तराइन भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। भाबर की लुप्त नदियां इसी में पुनः बाहर आ जाती हैं। यहाँ अनूप क्षेत्र होता है, प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है। अब हम पढ़ते हैं जलोढ़ मैदान के बारे में। जलोढ़ मैदान खादर और बांगर। तो खादर यह नई जलोढ़ मृदा है। यह मैदान की निचली भूमि है। इसमें कापर मिट्टी भी पाई जाती है। कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है। बांगर में हमारा यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह कृषि हेतु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्तर के मैदान से संबंधित अन्य तथ्य। पहला हमारा दो नदियों के बीच स्थित भूमि को द्वाब कहते हैं। विस्तृत द्वाब यह व्यास सतलज के बीच है। बारी द्वाब व्यास रावी के बीच है। रचना द्वाब यह रावी चेनाब के बीच है। और चच द्वाब यह चेनाब झेलम के बीच है। दूसरा है हमारा बारी और बिस्ता द्वाब पंजाब के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा चास भूमि, पंजाब में पर्वतों की गिरिपद में नदियों द्वारा अपर्दित भूमि है। पंजाब की भूमि होशियारपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चौथा में हमारा बिहार मध्य गंगा के मैदान का भाग है। पांचवा में मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील पाई जाती है। नदिया के विसर्पण से बनता है। छठा में गंगा के मैदान में जल से भरे गर्त पाए जाते हैं, जैसे पटना में जल्ला, मोकामा के पास टाल एवं असम में बंगाल में बील कहलाते हैं, जैसे असम के दीपोर बील। सातवां में हमारा राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि रोही कहलाता है। आठवां में राजस्थान के मैदान में पहाड़ों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत सतलज गर्त बालसन कहलाता है। सांबर झील बालसन का उदाहरण है। नौवां हमारा चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं, जैसे डिडवाना, कुचमन, सरगोल आदि। ये लवणीय जल स्रोत है। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा अतः स्थलीय लवणीय झील है। 10वां हमारा ब्रह्मपुत्र के मैदान में दक्षिण की ओर ढाल पूर्णतः क्रम होने के कारण कई नदियां द्वीप बने हैं। मांझली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इसका निर्माण आर्केनियन काल के चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकलने लावा के शीतलन के फलस्वरूप हुआ है। इसका औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका आकार अनियमित त्रिभुजाकार है। उत्तरी सीमा अरावली, विंध्य, कैमूर, राजमहल की पहाड़ी है। उत्तर पूर्वी सीमा कार्बनिक एग्लोन पहाड़ ठार है। पूर्वी सीमा पूर्वी घाटी की पहाड़ी है और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। दक्षिण सीमा हमारा कंडोमम की पहाड़ी तक है। अब हम पढ़ते हैं पश्चिम से पूरब की ओर का इसका क्रम है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलाखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी भाग की ढाल उत्तर पूरब की ओर है। प्रमाण सोन, चंबल, दामोदर नदी आदि का प्रवाह। इसका दक्षिण भाग में ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। इसका प्रमाण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी आदि का प्रवाह है। इस डायग्राम में हम इसे
देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन हमारा है केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें अरावली श्रेणी, मेवाड़ पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य और सतपूर्णा। दक्कन का पठार में दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य का पठार। उत्तर पूर्वी का पठार है हमारा मेघालय का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें हमारा मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपूर्णा श्रेणी और अरावली श्रेणी है। अब हम जानते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। विश्व के प्राचीनतम मुड़दार पर्वतों में से एक, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। यह एक अवशिष्ट पर्वत भी है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह श्रेणी एक जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक भी है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। इसी पे जैनियों के धर्मस्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज 800 किलोमीटर तक है। दिल्ली रिज पर ही रायसीन हिल्स स्थित है, जिस पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण इमारत स्थित है। लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। यहाँ से निकलने वाली अन्य नदियों में बनास, साबरमती साबरमती, शुक्री, जवाई आदि है। यह क्षेत्र खनिज संसाधन अभ्रक, चूना पत्थर, जिंक, सीसा, तांबा आदि के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ का पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में फैला है। यह अरावली को मालवा के पठार से अलग करती है। अब हम पढ़ते हैं मालवा के पठार के बारे में। यह बेसाल्टिक लावा द्वारा निर्मित पठार है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इसे राजस्थान में हथौड़ी का पठार कहते हैं। इस क्षेत्र में काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसी क्षेत्र में चंबल, बेतवा प्रमुख नदी है। चंबल की घाटी बिहड़ या उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। यह ग्वालियर का पठार का विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ लाल मृदा का विकास हुआ है। यहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अब पढ़ते हैं विंध्य श्रेणी के बारे में। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर में हुआ है। इसके अंतर्गत विंध्याचल, भंडेल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां आती हैं। यह गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करता है। इसकी दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर गुडविल पीक है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर यानी 2467 फीट है। इसे कालमर चोटी या कुलम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिला में है। यहाँ धात्विक खनिजों का अभाव, परंतु भवन निर्माण सामग्री का प्रचुर भंडार मिलता है। अब हम पढ़ते हैं सतपूर्णा श्रेणी के बारे में। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर तक है। इसके अंतर्गत पिपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी शामिल है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। काल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1063 मीटर नर्मदा और सोन नदी के उद्गम है। यह नर्मदा और तापी नदी के बीच स्थित है। नोट में हम पढ़ते हैं, पहला, बुंदेलखंड पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री एक दूसरे को काटती है। दूसरा हमारा सेनोजोइक महाकल्प के टेरसरीय युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई। शिवालिक जो हिमालय का एक भाग है, इसका उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुआ है। तीसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्तीय में हुई है। चौथा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त हुई है। अब हम पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार। यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य भारत में राज्य में है, परंतु इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी है। उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। यह इंद्रावती नदी, गोदावरी की सहायक का उद्गम क्षेत्र है। अब हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। इसमें हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ी और रांची का पठार शामिल है। दामोदर नदी रांची के पठार के हजारीबाग से पठार को अलग करता है। अब हम पढ़ते हैं पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल हजारीबाग पठार पर स्थित छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलकृत पेंट लैंड कहलाता है। उत्तर में छोटा नागपुर का पठार का भाग, उत्तर में हजारीबाग का पठार है, इसमें राजमहल की पहाड़ी और दक्षिण में रांची का पठार है। यह खनिज संपदा से परिपूर्ण है। पठार अब हम पढ़ते हैं मेघालय के पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। यह प्रायद्वीपीय पठार से राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप
से अलग हुआ है। इसके समूह पठार गारो, खासी, जयंतिया एवं निकरी आदि है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीनराम एवं चेरापूंजी विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हम पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित होती है। यहाँ काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। सतमाला पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, बालघाट की पहाड़ी, हरिश्चंद्र आदि इसी का विस्तार है। यहाँ लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना, कोयला जैसे खनिज से समृद्ध क्षेत्र है। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट या पर्वत। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई इसका 50 से 80 किलोमीटर तक है। विस्तार ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक श्रृंखला के रूप में है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी 2695 मीटर है। यह पश्चिम घाट के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पश्चिम घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा को दो भाग में बांटती है। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई यानी 1646 मीटर है और दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर है। पश्चिम घाट 8 जैविक हॉटस्पॉट में से एक है। पाल पालनी हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। पश्चिमी घाट में गुजरने वाली नदियां प्रायः ज्वारनदमुख बनाती है। पूर्वी घाट पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। विस्तार और इसका है उड़ीसा से तमिलनाडु तक असतत श्रृंखला के रूप में है। इसकी लंबाई लगभग 1131 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक है। पश्चिम घाट की तुलना में यह कम ऊंचाई है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदगाड़ा चोटी 1690 मीटर है, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। अन्य पर्वत है महेंद्रगिरी 1501 मीटर एवं नीलगिरी 1515 मीटर है। पूर्वी घाट से गुजरने वाली नदियां प्रायः डेल्टा बनाती हैं। अब हम पढ़ते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी है या उत्तर से दक्षिण का क्रम। नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंड की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, नागरी की पहाड़ी है, शेषाचलन की पहाड़ी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ज्वादी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरमुलाई की पहाड़ी, ये हमारा तमिलनाडु में है। नल्लामलाई, पलकोंडा, शेषाचलम, ज्वादी एंड सेवराय, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अब हम पढ़ते हैं पर्वत के विभिन्न फैक्ट के बारे में। नीलगिरी पर्वत, यहाँ पश्चिमी घाटी एवं पूर्वी घाटी का मिलन होता है। यहाँ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 राज्य में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है। नीलकुंजी नीलकुंजी बैगनी नीले फूल यानी फूल के नाम पर इसका नाम नीलगिरी पड़ा। यहाँ की प्रमुख जनजाति डोडा है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आदि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसे यूनेस्को द्वारा 1986 में भारत का पहला एमएबी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ऊटी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नीलगिरी में ही अवस्थित है। नीलगिरी नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कोंडोमम की पहाड़ी उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नामुड़ी प्रायद्वीप पठार के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कोंडोमम इलायची पर्वत भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण पर्वत है, जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये तमिलनाडु एवं केरल में विस्तृत है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, पीरपंजाल, नागा की पहाड़ी, केमूर की पहाड़ी और सतमाला की पहाड़ी। पहाड़ और राज्य के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गारो, ये मेघालय में है। मिरिक, ये अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लामलाई, ये तमिलनाडु में है। डालमा, ये झारखंड में है। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख दर्रा यानी दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। पहला हमारा पालघाट दर्रा, जिसमें पलकंड, नीलगिरी, अन्नामलाई, एक कोयम्बटूर। दूसरा हमारा सेनकोटा दर्रा, यह तिरुवनंतपुरम, अन्नामलाई, कोंडोमम और मदुरई। तीसरा हमारा है थालघाट दर्रा, यह महाराष्ट्र मुंबई से नासिक को जोड़ता है। चौथा हमारा भोरघाट दर्रा, यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। यह एक गर्म मरुस्थल है। यह अरावली के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर स्थित है। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल अधिकांशतः राजस्थान में है, परंतु इसका कुछ हिस्सा पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में भी फैला है। मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा है। इसी
आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपस्थित परमार तथा जैसलमेर के निकट बायसर के आसपास के समुद्री निक्षेपण से होती है। अधिकांश नदियां अतः स्थलीय प्रवाह के प्रतिरूप का उदाहरण है, जैसे लूनी। कच्छ का रंग सफेद मरुस्थल भी कहलाता है। हम पढ़ते हैं तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान, इसके पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपवर्तन और निक्षेपण एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। पहला हमारा पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच स्थित है। इसका विस्तार गुजरात से तमिलनाडु तक है, जिसमें हमारा कठिवाड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़, मलबार या पश्चिमी घाट है। पश्चिमी तटीय मैदान का वर्गीकरण हमारा है। ए में हमारा गुजरात तट, ये कच्छ का रण है, या कटियारा तट है। बी है हमारा कोंकण तट, ये महाराष्ट्र से गोवा तक है। सी में हमारा कन्नड़ तट, गोवा से मंगलूर तक है। डी में हमारा मलबार तट, मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटता है। पश्चिमी तटीय मैदान में नदियां ज्वार नदमुख बनाती है। मलबार तट की विशेष स्थलकृतियां कयाल है, जिसे पुनः मदा कायल है। इसी के प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वलम काली या नौका दौड़ आयोजित होती है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा है हमारा पूर्वी तटीय मैदान के। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यह चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान के 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा उत्कल तट, यह स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच उड़ीसा में है। दूसरा हमारा है उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में महानदी कृष्णा के बीच है। तीसरा हमारा कोरोमंडल तट, ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच है। इसी क्षेत्र में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। यह उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। अब हम पढ़ते हैं द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, यानी लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप, इसका निर्माण परवाल एटाल परवाल भित्ति या भित्तियों द्वारा हुआ है। यहाँ 36 द्वीप है, जिसमें से 11 पर मानव आवास है। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एवेड्रोट है। हमारा देखिए अमीनियन द्वीप है, ये कंगोर द्वीप है, ये 10 डिग्री चैनल के पास। कारावती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगाती एकमात्र द्वीप जहाँ एयरपोर्ट है। यहाँ पट्टी द्वीप एक पंछी अभयारण्य है। यहाँ सभी द्वीपों को मलयालम भाषा बोली जाती है, परंतु मिनिकॉय एकमात्र द्वीप है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप है। बिट्टा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा वर्षा हुआ द्वीप है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालवा द्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। टूना यहाँ की प्रमुख मछली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें लगभग 572 द्वीप हैं। यह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री अक्षांश और 92 डिग्री पूर्व से और 94 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है। यह समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। रिची द्वीप समूह एक लवरिथन द्वीप समूह यहाँ के प्रमुख द्वीप है। कुछ द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुआ है, जैसे बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह से कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, एक क्रम हमारा उत्तर से दक्षिण का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, जो अब श्री विजयपुरम हो गया है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सेंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसकी पर्वत है सेंडल पीक, इसकी ऊंचाई 738 मीटर, स्थान है उत्तरी अंडमान। माउंट टियोजली पर्वत है, उसकी ऊंचाई 515 मीटर, स्थान है मध्य अंडमान। पर्वत है माउंट कयाबो, उसकी ऊंचाई 460 मीटर है, इसकी स्थान दक्षिण अंडमान है। माउंट थुइलर पर्वत, इसकी ऊंचाई 642 मीटर है, यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूर्वी स्थित नरकोंडम एक सुषुप्त जलमुखी द्वीप है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यह द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में है। इंदिरा पॉइंट का पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। जारवा साम्पेन एस्टेलिनीज यहाँ की प्रमुख आदिम जनजाति है। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार साम्पेन जनजाति ने मतदान किया।
दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ द्वीपों के नाम परिवर्तित हुए। इसमें राजद्वीप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप ये स्वराज द्वीप है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट मिल सके कि मैं जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर करा सकूं।